हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 27 नवंबर और आज की वीडियो में हम 27 नवंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है कि आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अभी आईसीसी के नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया है, तो अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन, अर्थात ग्रेग बर्कले जो हैं वे अब आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं। तो यहां से ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। बात करते हैं कि उन्होंने स्थान किनका लिया है, तो उन्होंने भारतीय शशांक मनोहर का उन्होंने स्थान लिया है। और मनु साहनी से जैसे ही प्रश्न आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आईसीसी के सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वे मनु साहनी है। और सौरव गांगुली जो कि चौथे ऑप्शन में लिखा है। तो आप सभी को पता है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। तो इस प्रकार से देखिए चारों ऑप्शंस को हमने इस प्रकार से पढ़ा है कि अब आईसीसी के अध्यक्ष बने ग्रेग बर्कले, किनका स्थान लिया, शशांक मनोहर का। सीईओ कौन है, ये मनु साहनी। और डी ऑप्शन सौरव गांगुली है, वे है बीसीसीआई के अध्यक्ष। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यह प्रश्न पढ़ना है। अब थोड़ी जानकारी, चलिए इस प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बताया कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं। अब ऑकलैंड के कमर्शियल वकील जो हैं ग्रेग बर्कले, जो कि इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। मैं बार बार आप सभी को बताता हूं कि हिंदी और इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है या हिंदी और इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम एज इट इज नहीं हो पाता है, इसलिए मैं आप सभी के सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता हूं। अब बात करते हैं ग्रेग बर्कले की। तो वे 2012 से न्यूजीलैंड क्रिकेट के निदेशक भी हैं। अब जो डायरेक्टर जो है ना अभी तक जो रहे हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट के, वे अब ग्रेग बर्कले ही थे, लेकिन ग्रेग बर्कले अब आईसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इससे पहले आप सभी को पता है कि भारत के शशांक मनोहर ने जुलाई 2020 में आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे के बाद अब नई जो नियुक्ति की गई है वो करी गई है ग्रेग बर्कले की। उसके बाद बात करते हैं, देखिएगा आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं तो कुछ बातें आईसीसी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है फुल फॉर्म, तो सबसे पहली फुल फॉर्म है आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि आईसीसी के सीईओ कौन है। तो मैंने आप सभी को ऑप्शन सी में बताया था कि मनु साहनी जो लिखा था वो आईसीसी के वर्तमान में सीईओ हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मुख्यालय कहां है। तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई। दुबई कहां है, संयुक्त अरब अमीरात में। तो इस प्रकार से आप लोगों ने प्रश्न को पढ़ना है कि उस प्रश्न की सभी प्रकार से उसके क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आपने अच्छी तरह से कवर करना है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिएगा, प्रश्न नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पे आया है कि हैवीवेट टारपीडो वरुणास्त्र को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। हैवीवेट टारपीडो वरुणास्त्र को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। तो जो वरुणास्त्र है इसे हरी झंडी दिखाई गई है डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अब ये भारत का पहला हैवीवेट टारपीडो है जिसका नाम है वरुणास्त्र। इसे हरी झंडी दिखाई गई। हरी झंडी का मतलब है कि इसका सफल परीक्षण करने के पश्चात इसे लाइन पर लाने की घोषणा करी गई है। तो चलो इस प्रश्न से भी थोड़ी जानकारियां पढ़ते हैं। बात करते हैं कि जो हैवीवेट टारपीडो है जिसका नाम है वरुणास्त्र, वरुण प्लस अस्त्र, तो इस बात को पढ़ना है। वरुणास्त्र के संधि विच्छेद होता है वरुण प्लस अस्त्र। इसे हरी झंडी दिखाई गई किसके द्वारा, डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म पढ़नी जरूरी है, तो बताइए मेरे साथ साथ बोलिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बात करते हैं कि जो वरुणास्त्र है ये भारत देश का पहला हैवीवेट टारपीडो है। बात करें कि अगर इसका निर्माण किसने किया है, तो जो हैवीवेट टारपीडो वरुणास्त्र है इसका निर्माण किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है।
बीडीएल अर्थात भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है, इसके द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया है। अब देखिएगा यहां से एक दो प्रश्न आपके और भी बन सकते हैं, जैसे कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म तो पढ़ ली, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन बात करते हैं कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। आपने जब एग्जाम देते हैं ना, तो आपके एग्जाम में डीआरडीओ की फुल फॉर्म के साथ साथ इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है। आप लोग पिछले एग्जाम्स को उठा के देखिएगा, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। बात करते हैं इसका मुख्यालय कहां पे है, तो डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि डीआरडीओ का मोटो क्या है। इसका मोटो है संस्कृत भाषा का वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम जो है वो डीआरडीओ का मोटो है। अगर इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ें तो स्ट्रेंथ इज ओरिजिन इज द नॉलेज। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज द नॉलेज। देखिएगा उसके बाद बात करते हैं कि डीआरडीओ जो है, इसके वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो ये बात आप लोगों ने पता। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी से मैंने कल परसों आपको प्रश्न बताया था कि उन्हें कर्नाटक सरकार द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई है। तो ये देखिए कई प्रकार से प्रश्न घुमा फिरा करके भी पूछे तो आपने अपने आप को तैयार रखना है कि आप उस प्रश्न का जवाब देने के लिए सदैव तैयार रहें। उसके बाद प्रश्न करते हैं अगले प्रश्न, बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 3 कि राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का अब आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है, लेकिन ये कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है, तो यहां पर आपने पढ़ना है कि ऑप्शन बी अर्थात अब राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण का अब आयोजन किया गया है। तो चलो थोड़ी बातें इसके बारे में पढ़ते हैं। बात करते हैं इसका आयोजन कब से कब तक हुआ, तो 24 से 27 नवंबर तक इसका वर्चुअली आयोजन किया गया है। वर्चुअली अर्थात कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें कि किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया, तो विज्ञान प्रसार और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया है। उसके बाद बात करते हैं कि जो ये राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण आयोजित किया गया, इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में विज्ञान फिल्मों को बढ़ावा देना, भारत में टेक्निकल या टेक्नोलॉजी से संबंधित फिल्मों को बढ़ावा देना। अगर टेक्नोलॉजी से संबंधित फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा तो जो हमारे छात्र जो पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं, तो उनको और भी अच्छा, उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत में विज्ञान फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये अब नई बीमा योजना शुरू की गई है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है, यहां पर लिखा है ऑप्शन सी में जो आपका लिखा है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा पीएम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की गई है। अब चलो इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि अब जो ये योजना आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा लॉन्च की गई है। अब ये जो योजना है ये ग्राहकों के लिए कम लागत की बीमा योजना है। कम लागत का अर्थ यह है कि मात्र 330 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने नई बीमा योजना शुरू करी गई है। अब ये किसने शुरू करी है, ये आईपीपीबी अर्थात इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा शुरू की गई है। अगर हम बात करें इसके प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है, यानी कि प्रबंध निदेशक की शॉर्ट फॉर्म होती है एमडी और सीईओ की फुल फॉर्म होती है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो अगर हम बात करें कि इसके प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है, तो जे वेंकट रमू जो हैं वे इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ है।
मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कब किसने करी, किसके द्वारा करी गई और कब करी गई, तो आईपीपीबी की शुरुआत जो है 2018 में की गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो उस समय के तत्कालीन या वर्तमान समय के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो इस प्रकार से देखिएगा, ये प्रश्न से जानकारी हुई और इस प्रश्न से संबंधित जीएस हुई। इस प्रकार से आप लोगों ने जीएस पढ़नी है। मैं इसी प्रकार से प्रश्न देता हूं कि पहले प्रश्न दिया आपको, उसके पश्चात उस प्रश्न से संबंधित पूरी जानकारी देता हूं। और जानकारी ये आपने ना नोट करने की जरूरत है, ना लिखने की जरूरत है, ना नोट्स बनाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं इन सभी वीडियो का जो पीडीएफ है वो अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में डालता हूं। आप इसके डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, या फिर मैं ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है वहां भी शेयर करता हूं, या आप लोग ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अभी फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और मैंने आपको एक प्रश्न और भी बताता हूं बार बार कि जब भी आपसे किसी मंत्री का नाम पूछा जाता है तो आप उस मंत्री के साथ में उसके मंत्रालय को जरूर पढ़े, या किसी मंत्रालय का नाम लगाया जाता है तो आप उस मंत्रालय से संबंधित मंत्री को आपने जरूर पढ़ना है। यहां से भी आपके 2 प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। तो चलो इस प्रश्न से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका उद्घाटन किया है, यानी कि मेगा फूड पार्क जो कि फगवाड़ा में स्थापित किया गया है, इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब नरेंद्र सिंह तोमर किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो वे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। उनके द्वारा अब इस मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? तो पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में इसका उद्घाटन किया गया है। अगर बात करते हैं कि इसकी लागत कितनी है, तो इसकी अनुमानित लागत जो है 107.83 करोड़ 107,107.83 करोड़ रुपए इसकी लागत है। बात करते हैं कि अगर ये नया मेगा फूड पार्क उद्घाटन किया गया है तो अभी तक भारत में कितने मेगा फूड पार्क मंजूर किए जा चुके हैं? तो अभी तक भारत में 37 यानी कि 37 मेगा फूड पार्क मंजूर किए जा चुके हैं। लेकिन बात करें कि कितनों को चालू किया जा चुका है, तो अभी तक 20 को चालू भी किया जा चुका है। तो ये जानकारी थी इस प्रश्न से। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है, प्रश्न नंबर 6, हिम सुरक्षा अभियान। हिम सुरक्षा अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी किस राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो यहां हम बात करते हैं कि हिम सुरक्षा अभियान जो है ये हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। देखिए यहां से मैं एक प्रश्न बताता हूं, चाहे आप हिम से जोड़ लीजिएगा, हिम का अर्थ होता है बर्फ, तो इन 4 राज्यों में कौन से राज्य में बर्फ जमी होती है? केवल हिमाचल प्रदेश में। या अगर आप इस प्रश्न को पढ़ना चाहें तो देखिए हिमाचल की शुरुआत भी हिम से हुई है और यहां हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत भी हिम से हुई है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने प्रश्नों को जोड़ करके पढ़ना है। इसका ऑप्शन 2 सही है। अब 2 प्रश्न 2 यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो थोड़ी जानकारियां प्राप्त करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो हिम सुरक्षा अभियान है इसका उद्देश्य है कि जो कोरोना वायरस महामारी है, इस कोरोना वायरस महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करना ही इस हिम सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अब ये डोर टू डोर अभियान है। डोर टू डोर मतलब कि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वे डोर टू डोर जाकर के लोगों को कोरोना वायरस की पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, लोगों को कोरोना वायरस महामारी से जागरूक करेंगे। साथ ही साथ केवल कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि कोरोना वायरस के अलावा भी जो बीमारियां होती है, जो अन्य बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों की जानकारियां भी लोगों को अब डोर टू डोर दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 5,000 लोगों को नियुक्त किया है जो कि डोर टू डोर जाकर के लोगों को महामारी से या बीमारियों से लड़ने की पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो चलो अगला प्रश्न अब आप लोगों की स्क्रीन पे है कि T*2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, या T*2 जो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है?
तो ये प्रदान किया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अर्थात ऑप्शन सी ए सही रहेगा, सी नहीं ऑप्शन ए सही रहेगा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अब T/2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलो थोड़ी जानकारी और प्राप्त करते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया, तो अभी बताया, ये प्रदान किया गया है पीटीआर अर्थात पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, और उसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश वन विभाग को भी पुरस्कृत किया गया है। अब ऐसा क्या कार्य किया है जिसके द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये जो पीटीआर रिजर्व है इसमें बाघों की संख्या मात्र 4 वर्ष में 2 गुना कर दी गई है। तो 4 वर्ष में यहां पर बाघों की संख्या 2 गुना करने के लिए ही पीटीआर को सम्मानित किया गया। लेकिन पीटीआर ने ये लक्ष्य तो रखा था 10 साल का, लेकिन 10 साल का जो लक्ष्य है वो पीटीआर अर्थात पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने मात्र 4 साल में ही उसको प्राप्त कर लिया गया है। 2014 में शुरू किया गया था, तो 2014 में यहां केवल 25 बाघ थे, लेकिन 2018 में जब इनकी गिनती करी गई तो वे 25 से बढ़कर के कितने हो गए, 65 टाइगर हो गए। तो ये अब देखिए T/2 का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है टाइगर्स टाइम्स 2, टाइगर्स टाइम्स 2 इसका अर्थ है। बात करते हैं पीटीआर जो है ये पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला बाघ रेंज है। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि भारत का या हमारे जो आसपास के 13 देश हैं उन 13 देश की किसी भी रेंज में जीतने वाला पुरस्कार केवल पीटीआर है, अर्थात पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो इस प्रकार से ये जानकारी इस प्रश्न से मिली। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक संघ IPA, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है। देखिएगा यहां आपने पढ़ना है कि पहली महिला नहीं पूछा गया, बल्कि उसने पूछा है, प्रश्न में पूछा गया है कि पहली अरब महिला कौन बनी है। तो अब बनी है शेख बोडोर बिन्त सुल्तान अल कासिमी, अर्थात ऑप्शन ए सही रहेगा। ऑप्शन ए अर्थात IPA की अध्यक्ष बनने वाली पहली अरब महिला जो हैं वे हैं शेख बोडोर बिन्त सुल्तान अल कासिमी। ये पूरा का पूरा एक महिला का नाम है जो कि पहली IPA की अरब महिला बनी है अध्यक्ष। लेकिन बात करते हैं ये तो पहली अरब महिला है, अगर विश्व की पहली महिला के बारे में बात किया जाए तो विश्व की पहली महिला है एना मारिया कैबनिलास। ठीक है, एना मारिया जो है वो विश्व की है, लेकिन अरब की पहली कौन बनी है, शेख बोडोर। तो चलिए थोड़ी जानकारी और, अभी बता चुका हूं मैं कि कौन बनी है, उसके बाद यह भी बताया कि अर्जेंटीना की एना मारिया कैबनिलास जो थी वे इस पद पर अध्यक्ष बनने वाली या इसकी अध्यक्ष बनने वाली, IPA की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। जो कि दूसरी महिला कौन बनी है, दूसरी महिला बनी है शेख बोडोर बिन्त सुल्तान अल कासिमी। बात करते हैं कि वे जो हैं वे अभी इस पद को प्राप्त नहीं करेंगी, इस पद पर आसीन नहीं होंगी, बल्कि वे जनवरी 2021 में इस पद पर आसीन होंगी। उसके बाद अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि किस भारतीय मूल के डॉक्टर को न्यूजीलैंड में सांसद चुना गया है, किसे न्यूजीलैंड में MP चुना गया है। तो बात कर लेते हैं कि गौरव शर्मा, डॉक्टर गौरव शर्मा को अब न्यूजीलैंड देश में सांसद चुना गया है। वे मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश से हैं, भारत के हैं, लेकिन अब उन्हें 33 वर्ष के डॉक्टर हैं, उनका नाम है गौरव शर्मा। बात करते हैं कि वे मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के निवासी हैं। कहां से उन्होंने सांसद बने हैं, तो वे हैमिल्टन वेस्ट से लेबर पार्टी के उम्मीदवार चुने गए। तो देखिएगा कौन सी पार्टी है, लेबर पार्टी से बने हैं। बात करते हैं क्षेत्र की, तो हैमिल्टन के हैं, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से निवासी है, तो हिमाचल प्रदेश के हैं, हमीरपुर के हैं। बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न कि न्यूजीलैंड संसद में इस वर्ष सबसे कम उम्र के निर्वाचित सांसद भी गौरव शर्मा ही बने हैं। अब उनकी एक बहुत खास बात यह रही कि उन्होंने जो शपथ ली है वो 2 भाषाओं में ली है। 2 भाषा कौन सी, पहली तो जो
न्यूजीलैंड की क्षेत्रीय भाषा है माओरी, और दूसरी उनकी स्वयं की जो क्षेत्रीय भाषा रही संस्कृत भाषा उनमें। तो संस्कृत भाषा में भारत के बाहर शपथ लेने वाले भी गौरव शर्मा विश्व के व्यक्ति बने हैं। तो ये जानकारी इस प्रश्न से हमने अच्छी प्रकार से पढ़ी। आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर चुने गए हैं। तो अब बिहार विधानसभा के स्पीकर किसे चुना गया है? अब चुने गए हैं विजय कुमार सिन्हा अर्थात ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा का स्पीकर चुना गया। मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी बिहार से संबंधित दे दी थी, बिहार के चुनाव से संबंधित आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी थी, वो आप सभी को पता है। उसके बाद थोड़ी जानकारी इस प्रश्न से पढ़ लेते हैं कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष या स्पीकर चुने गए हैं विजय कुमार सिन्हा। वे इस पद को संभालने वाले बिहार राज्य के पहले भाजपा विधायक हैं। उसके बाद बात करते हैं कि उन्होंने किनके साथ चुनाव लड़ा था। तो इस विधानसभा स्पीकर का जो चुनाव हुआ था वो विजय कुमार सिन्हा और राजद विधायक बिहारी चौधरी के बीच हुआ था, जिसमें उन्होंने बिहारी चौधरी को हरा दिया है। अब बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्षों के बारे में। तो 2 बार ये जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे उदित नारायण चौधरी, जो कि 2005 से 10 और 10 से 15 तक वो 2 कार्यकाल तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद विजय कुमार चौधरी जो हैं वे 2015 से 2020 तक रहे, और अब विजय कुमार सिन्हा जो हैं वे अब बिहार के स्पीकर बने गए हैं। तो ये जानकारी हमने देखिएगा पूरी वीडियो से पढ़ी है। उम्मीद है आप सभी से कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहें। आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल से जुड़े, ज्ञानकोश आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े, आप लोग ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े, ताकि करंट अफेयर ही नहीं बल्कि आपके और भी नोट्स तैयार होते रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।